मित्रों, ये निबंध और एथिक्स के पेपर के लिए अगर हम लोग घर से ही कुछ कुकी कटर टेम्पलेट्स बनाकर जाएं, एग्जाम्पल रट के जाएं, तो फिर एग्जामिनर कुछ भी पूछे, आप मछली चाहिए, बतख चाहिए, कट पेस्ट करके उसको दे सकते हैं। ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल की जहाँ पर लोगों ने इतिहास से नहीं सीखा, गलतियाँ की, जहाँ पर अच्छी सलाह को नहीं माना, जहाँ पर अपने राइवल को अंडर एस्टिमेट किया, या फिर कि ऐसे शासक राजा जिन्होंने पब्लिक आउटरीच को, जन आक्रोश को नज़रअंदाज किया, तो उसके एग्जाम्पल रटते हैं। जी हाँ मित्रों, तो यूपीएससी मेंस एग्जाम करीब आ रही है, तो निबंध और एथिक्स के अंदर डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट कुछ भी पूछा जाए, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, एरोगेंस या राइवल्स को कम आंकना, ये सब में कुकी कटर एग्जाम्पल्स याद रखते हैं। कुछ बिजनेस केस स्टडीज़, इकोनॉमी, लिटरेचर और हिस्ट्री में से। यहाँ पर जो मैंने स्लाइड्स बनाए उसमें मेरा थॉट प्रोसेस ये रहा है कि मान लीजिए मैंने एक स्लाइड में आपको कुछ 3-4 बातें बताई जिस पर आप 50 शब्दों में लिखते हैं, और ऐसे ही मैंने कुछ 20 स्लाइड्स बनाई है जिसमें अलग अलग ऐसे उदाहरण हैं, तो 1000 शब्द तो ऐसे ही हो गए। तो निबंध जो भी लिखना है 1000-1200 शब्दों में काम हो सकता है। ऑफकोर्स रियल लाइफ में इससे ज़्यादा इनोवेशन है, एफर्ट, लॉजिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, लेकिन आपको फिर भी मदद मिले ऐसी मेरी यहाँ पर कोशिश है। ये जो मैंने स्लाइड्स बनाई हैं इसके अंदर जो भी एग्जाम्पल्स या केस स्टडी मैंने डाले हैं, इसमें 3 चीज़ों का खास ख्याल रखा है। पहला, जो मैं उदाहरण आपको बताऊंगा वो ऐसे कि जो फेमस और रिलेटेबल हो, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि जो 40-50 साल की उम्र के प्रोफेसर अपने पेपर चेक करने वाले हैं वो भी उसको समझ सकना चाहिए। वरना तो राइवल्स के नाम पे ध्रुव राठी और एलवी यादव का क्या लफड़ा चल रहा है वो भी लिख सकते हैं, बट द इवेल्युएटर में नॉट बी एबल टू अप्रिशिएट इट। दूसरा, जो एग्जाम्पल्स मैंने बनाए हैं वो ऐसे कि मतलब प्राइमरी स्कूल या क्लीशे टाइप का नहीं कि हर जगह सक्सेस और लीडरशिप तो सचिन और सिकंदर की बात हो। थोड़े गहराई जहाँ पर इंटेलेक्चुअल डेप्थ दिखे ऐसी हमने एग्जाम्पल प्रिपेयर करी है, और ऐसे जो आसान है, याद रखने में आसान है, ऐसे एग्जाम्पल है। लास्टली कैवियट ये कि हो सकता है इधर जो मैंने हिस्ट्री के नाम पर डेट्स या ईयर लिखे हैं वो गलत हो सकते हैं, वो तो गूगल किया है, लेकिन ये पावर पॉइंट मेन्स के लिए बनाए, प्रीलिम के लिए नहीं बनाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एरोगेंस का एक सब टॉपिक ये हो सकता है कि इकोनॉमी एंड बिजनेस की स्टडीज़, कि जहाँ पर कोई कंपनी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है उसको इग्नोर करे और यही चौड़ में रहे, अहंकार में रहे कि अपुनी भगवान है। फॉर एग्जाम्पल, एक ज़माने में अगर आपको कोई भी टॉपिक के बारे में पढ़ना होता तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका लाइब्रेरी में जाके उसके 20-50 किताबों का सेट आता था, 20-30 हज़ार रुपये का, वो देखना पड़ता था। तो करीब 1768 से लेके जब तक विकीपीडिया नहीं आया, मतलब साल 2001 तक मान लीजिए, 200 साल तक लगभग इसका एक चक्रीय शासन रहा होगा कि ये सबको यही देखना पड़े। इवन इंटरनेट पे भी ऑनलाइन इसी की वेबसाइट आपको चेक करनी पड़े, तो क्वाइट अ लॉन्ग स्पान। उसके बाद विकीपीडिया है, तो आप कुछ भी उस पर ढूंढ लो। तो 2001 से लेके 2022, मतलब जब तक चैट जीपीटी नहीं आया तो लगभग इसका भी एक प्रकार से डोमिनेशन चला, करीब ये 20 साल चला। अभी तो चैट जीपीटी आया तो उसमें जो भी पूछ लो एक प्रकार से विकीपीडिया ही हो गया, और वो आपको समराइज करके देता है। वो 2022 में उसका प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। लेकिन अब आप देखिए, इसका ऐसा 20 साल का, 100 साल का एक चक्री शासन नहीं होगा, क्योंकि विद इन अ ईयर आप देखते हैं गूगल का वो बार्ड, जेमिनी, ट्विटर और इलॉन मस्क कुछ ग्रॉक लेके आया, माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट है, बहुत सारे आगे। तो यहाँ हम क्या समझते हैं कि अगर आप या जो भी ऑर्गेनाइजेशन अपने राइवल्स को, इनोवेशंस को कम आंकती है तो दे विल सफ़र। रैपिड डिसरप्शंस आर हैपनिंग। पहले आप अपनी कंपनी की मोनोपोली या डोमिनेशन 200 साल रख सकते थे, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, फिर 20 साल रख पाए हैं, और अब विद इन अ ईयर आपको चैलेंजेस यू हैव टू फेस। इस पर यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा है, 2022 में निबंध पूछा, द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग। बारिश आ रही है फिर आप छत की मरम्मत करो, वो बेवकूफ़ी है। जब सूर्य था तब आपने छत ठीक करना चाहिए। तो इधर ही आप देखो, ये जो विकीपीडिया है आजकल, आप कभी भी उसकी वेबसाइट देखो, बड़ा सा ऊपर बैनर आ जाता है, वी नीड योर सपोर्ट, हमको डोनेशन दे दो, हमको पैसे के वांदे हो गए हैं। तो उस वक्त प्रश्न ये भी होना चाहिए कि भाई तो तुम किधर सो रहे थे जब चैट जीपीटी बन रहा था, या उससे पहले जो भी एआई की टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा था, तुम्हारा 20 साल तो था ना शासन, तब क्या किया। और शायद कुछ तो क्रिटिक्स का ये भी बोलना है कि इनके पास तो ढेर सारा पैसा है, ये तो ऐसे ही मतलब सिंपथी लेके और इनको पैसा चाहिए। एनीवेज, इसी को आगे बढ़ाते हैं, इस फ्लो को। पहले सिनेमा का ज़माना था, उसके बाद डीवीडी और वीएचएस कैसेट्स आए। तो ब्लॉकबस्टर नाम की एक वीडियो कि ये वीएचएस डीवीडी किराए पे, रेंट पे देने के वीडियो पार्लर अमेरिका में खुले 85 में। और करीब 2007 जब नेटफ्लिक्स आया तब तक 25 साल तक इसका भी एक प्रकार से मोनोपोली या एक चक्री शासन था। फिर नेटफ्लिक्स आया,
कुछ समय तक वही रहा सामने, हो सकता है अमेजॉन प्राइम वगैरह दो चार थे। 2020 में जब कोरोना और लॉकडाउन, उसके बाद बहुत सारे ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म बन गए दुनिया में भी और भारत के अंदर भी। तो अब तो मुश्किल से इसको मोनोपोली किसी एक प्लेटफॉर्म की है ही नहीं। आप एक आध शो देखते हैं, आपको ठीक लगा, फिर आप कैंसिल कर देते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म पे चल के उसका कोई सीज़न देख लेते हैं। तो नेटफ्लिक्स का शासन अगर हम कहें 13 साल तक रहा, तो ये भी सोचने लायक चीज़ है। तो इंसाइक्लोपीडिया वाली बात करी, उसी तरह प्रिंट मीडिया से, टीवी मीडिया से, ट्विटर और यूट्यूब पर आजकल लोग न्यूज़ कंज्यूम कर रहे हैं। सिनेमा की जगह टीवी चैनल और उसकी जगह ओटीटी ने लिया है। पेटीएम वॉलेट शुरुआत में उसका एक चक्री शासन था, फिर यूपीआई आया जो एनपीसीआई ने बनाया, और उसकी मदद से कोई भी अपने ऐसे पेमेंट ऐप बना सकता है। तो उसका भी सब टूट गया मोनोपोली, उसका तो शेयर का भाव भी गिर गया। 2000 में कुछ लॉन्च किया था, विच 450 का चल रहा है पेटीएम। सो वेन एवर यू अंडर एस्टिमेट द राइवल्स यू डू नॉट डू इनोवेशन। तो आप अहंकार में आप पछताते हैं। और भी एग्जाम्पल, कोडाक के जो कैमरा रील्स आते थे, आजकल ये डिजिटल कैमरा आए, और डिजिटल कैमरा से एक स्टेप आगे आईफोन वगैरह याद तो लोग यूज़ करते हैं। अनिल अंबानी की रिलायंस ने एक ज़माने में सीडीएमए मोबाइल फ़ोन और नेटवर्क खड़ा किया था, वो फ्लिप फ़ोन आते थे। उसके बाद ये 2G 3G सब आया, तो वो उसके साथ compete नहीं कर पाया, अपडेट नहीं कर पाया, तो उसको फिर दिवालिया हो गया, बैंकरप्सी। उसी तरह ब्लैकबेरी जो अमीरों के लिए माना जाता था, अपन एप्पल के सामने compete नहीं कर पाया। नोकिया तो सामने ये सस्ते वाले बहुत सारे मोबाइल है, उससे compete नहीं कर पा रहा। सो अगेन दैट इज शोइंग एरोगेंस या लेजीनेस या इनोवेशन से आप बचते हैं, तो ये होता है। फिर ये जो एक थीम चलता है एरोगेंस का ही, जो सब टॉपिक बने, नॉट लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री, इतिहास से सबक ना लेना। अगर बायजूस वो किंग फिशर के इतिहास से सबक लेता, तो किंग फिशर का इतिहास क्या है कि ये विजय माल्या ने अचानक से बहुत ज़्यादा लोन लेके बहुत ज़्यादा उसने एरोप्लेन खरीद लिए। उसको ये लगा कि कंज्यूमर बेस बहुत बड़ा है, सब लोग आके मेरे प्लेन में बैठ जाएंगे। ही ओवर एस्टिमेटेड द कंज्यूमर बेस। लेकिन उसके बाद 2007 की जो सब प्राइम क्राइसिस आई, और उसके चलते अमेरिका में और फॉरेन में सब टूरिज़्म ठप हो गया, भारत में भी टूरिस्ट आना कम हो गए, तो उसको तकलीफ हो गई। और माल्या को भी लगा कि मेरे सामने कोई आएगा नहीं, पर सामने राइवल्स तो बहुत सारे, स्पाइस जेट, इंडिगो वगैरह है, जो कि प्रेडेटरी प्राइसिंग में लग गए कि दूसरों से सस्ता बेचेंगे और उनका बिजनेस खा जाएंगे। जबकि किंग फिशर ऐसा था कि हम एकदम रीच आपको रॉयल एक्सपीरियंस दिलाएंगे और आपसे महंगी टिकट चार्ज करेंगे। तो उसी में से आप अगर पैरेलल्स ड्रॉ करें, तो बायजूस के जो बिजनेस प्रॉब्लम है वो सिमिलर ही तो हैं। रैपिड एक्सपांशन विद डेट, ओवर एस्टिमेटिंग द कंज्यूमर बेस आफ्टर कोरोना, और बाकी राइवल्स इधर आ जाएंगे, वो सोचा नहीं होगा, तो तकलीफ हो गई। ये जो राइवल्स को अंडर में एस्टिमेट किया जाता है एरोगेंस के चलते, उसके कुछ और इतिहास में हम उदाहरण देखते हैं। बीच में एक किताब आई थी डॉटर्स ऑफ द सन, कि जिसमें मुग़ल राजाओं की जो भी बेटियां थी, बहनें थी, माताएं थी, उनके बारे में सब लिखा गया है कि उनका क्या एक्सपीरियंस था, उन्होंने अपनी किताबों में क्या लिखा। तो उसमें एक इंसिडेंस है कि अकबर की आंट, मतलब चाची गुलबदन बेगम, उनको हज पढ़ने जाना था, और ये जो भी गुजरात या मुंबई से उनको जहाज़ पकड़ के जाना होगा, बराबर। तो 1 साल तक उनको रुकना पड़ा, क्योंकि पोर्टुगीज़ उसको जाने ही नहीं दे रहे थे, और समंदर में उनके पायरेट्स रहते थे, तो आप उनकी बिना मर्जी के जाओ तो आपको लूट लेते थे, आपको बोट डुबो देते थे। तो उनको गुंडा टैक्स भरना पड़ा पोर्टुगीज़ को, जिसको कहा जाता था कार्टाज। मतलब वो ऐसा लेटर होता था, वो आप पैसा दोगे तो आपको मिलेगा, वो लेटर आपके पास होगा, तो फिर पोर्टुगीज़ पायरेट्स आपको पूरी जो हज पढ़ने गए तब तक रास्ते में समंदर में परेशान नहीं करेंगे। तब सोचो अकबर की आंट को भी ये एक प्रकार से ह्यूमिलेट होना पड़े, तो इसका मतलब क्या है कि गलती तो इनकी थी ना। मुगल्स इग्नोर्ड द नेवी एंड इग्नोर द नेवल पावर। उनको लगा कि ये ज़मीन और यही सब है, ये तो सब, इस पे ध्यान नहीं देना है। संजीव सान्याल जो इकोनॉमिस्ट भी हैं और किताबें भी लिखते हैं, खासकर ज्योग्राफी और हिस्ट्री के बारे में, उनकी किताबें इनक्रेव्ड दिस हिस्ट्री ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, उसमें उन्होंने बात करी कार्टोग्राफी यानी नक्शे बनाने। यूरोपियन राजा नक्शे बनाने पर काफ़ी फोकस करते थे, उसके लिए बहुत पैसा देते थे, सब एक्सप्लोरर को वो मदद करते थे, फाइनेंशियल हेल्प करते थे। अब ऐसा करके जो नक्शे बनाए उसको बहुत प्रेस्टिजियस और प्रेशियस माना जाता था। फिर ये यूरोपियन जो मुग़ल राजाओं के दरबार में आए, तो उन्होंने गिफ्ट के स्वरूप में ये नक्शे दिए कि आप देखो हमने नक्शे बनाए। लेकिन मुग़ल के जो भी वो राजा थे और उनके सलाहकार थे, उन्होंने 1-2 दिन देखा और फिर वापस गए, हमको मज़ा नहीं आया। ये क्रिटिक्स का ये कहना है कि मुग़लों ने वो नक्शे इसलिए वापस किए क्योंकि मुग़लों में अहंकार था। उनको ये अहंकार था कि जो पूरी दुनिया है वो बस उतनी है जितना मुग़ल साम्राज्य है, और ये तुम्हारे नक्शे के हिसाब से तो भारत तो बहुत छोटा है और पूरी दुनिया बहुत बड़ी है, तो ये अपने को हजम नहीं हो रहा है।
आप देखो वो जहांगीर का फोटो जो एनसीईआरटी में दिया है, लेट मी जूम इन। इसमें क्या बताएं कि ये जो जहांगीर है बराबर, वो पूरा सूरज है, और ये वो शेर है, और बाकी जो राजा है वो सब मेमने हैं, और ये जो पूरी दुनिया है उस पर उसका कब्जा है। जबकि अगर ये यूरोपियन के नक्शे देखो तो ये सब गलत साबित हुआ, इसलिए इनको मज़ा नहीं आया होगा। तो इन्होंने क्या किया, एक प्रकार से जो ऑस्ट्रिच करता है शाहमरुख की, अपनी आँख ही बंद कर ले कि भाई मैं देखूंगा ही नहीं तो ये कुछ अस्तित्व ही नहीं है, बट ऐसा होता नहीं। मुगल भी और भारत के जो दूसरे राजा थे उनके भी ये जो कि यूरोपियंस को कम आंकना, अहंकार में रहना कि हमारे पास सब कुछ क्षमता और सारी बुद्धि है। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में फ्रांसीसी सेना के अंदर सिर्फ 250 सैनिक उनके और 700 तो भारत के थे, 1000 लोग थे। और सामने वो जो भी राजा था उसने अपना सेनापति मापूजे खान जो 10,000 उसके सैनिक लेके आया था, मतलब 1:10 का रेशो है। लेकिन फिर भी बैटल ऑफ सेंट थॉम में ये लोग जीत गए। कौन? फ्रांसीसी। क्योंकि उनकी ट्रूप्स के पास एक तो डिसिप्लिन था, रैपिड फायर कैसे करना है वो उस समय वो जानते हैं। आप ऐसे ही लोडिंग करके राइफल से गोली चलानी है तो पहली कतार वाले गोली चलाएंगे, वो नीचे बैठ जाएंगे, फिर दूसरी कतार चलाएगी, तब तक ये अपना रिलोड करेंगे। वो जो डिसिप्लिन के साथ काम करना था, तो ये 1000 लोगों ने गोलियां चलाई तो ये 10,000 लोग डर के भाग गए। और उसी तरह जो भी फील्ड गन और आर्टिलरी का सही प्रयोग फ्रांसीसियों को आता था तो वो जीत पाए। इस पर यूपीएससी ने प्रश्न भी पूछा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जहाँ पर एक तो भारतीय सैनिकों की मदद से युद्ध लड़े और वो भारत के राजाओं के सामने नहीं जीत पाए जिनके पास शायद ज़्यादा बड़ी आर्मी थी, तो इसके क्या कारण है? एक तो मैंने बताया, दूसरे कारण क्या हो सकते हैं? वही सब मीर जाफर टाइप के लोग जो दगा दे के चले गए हो, और भी बहुत कुछ। तो पुराने पेपर्स आप देखिए, बार बार देखिए और उस पर मंथन करिए, चाहे मेंस के जीएस के हैं निबंध के, आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक वाइज। ये वाला लिंक है या ये बटन पे क्लिक करना। उसी तरह प्रीलिम्स के टॉपिक वाइज पेपर मिल जाएंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में। इंडिया ईयरबुक की समरी मिल जाएगी, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आगे बढ़ते हैं। ये जो है कि ऐसा मानना कि मुझे ही सब आता है और बाकी सब राइवल और कंपटीशन कुछ है नहीं, इस प्रकार का अहंकार और कहाँ कहाँ परेशान करे। कुछ कंटेम्पररी उदाहरण देखते हैं। चेतन भगत, एक ज़माने में उसने किताब लिखी 5.1 और वो बहुत हिट गई, और उसके बाद कई सारी जो मूवीज़ बनी उसमें भी उसका सब कंसल्टेंसी लिया गया। तो उसको शायद ऐसा लगा होगा कि मेरा मिडास टच है, मैं जो भी करूं तो मुझे सफलता मिलेगी, लेकिन बाद में उसकी किताबें चली नहीं। उसका ये भी कारण है आजकल लोग किताबें कम ही पढ़ते हैं। फिर उसको लगा कि मैं भी अभी यूट्यूब मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता हूँ, और उसने चैनल खोला। मुश्किल से 20-30 हज़ार व्यू आते हैं, क्योंकि उसके सामने ऑलरेडी यहाँ पर तो बड़े प्लेयर्स हैं ना, ये संदीप महेश्वरी से लेके बहुत सारे और लोग। और वो जो टारगेट करते हैं हिंदी और रूरबन ऑडियंस को, चेतन भगत का सब चलता हुआ IIM टाइप का, तो कम ऑडियंस आएगी। और आजकल आप जानते हैं यूट्यूब पर इज्जत और पैसा उसी का है जो ज़्यादा पेज व्यू लेकर आता है। इसका मतलब ये भी नहीं कि सारे जो ये ऑथर्स हैं जिनकी किताबें नहीं चलती तो वो बर्बाद हो गए हैं या उनका धंधा ठप है। कुछ लोगों ने सक्सेसफुली अपने आप को री इन्वेंट किया है। जैसे हैरी पॉटर की कहानियाँ लिखने वाली J.K. रॉलिंग्स, उसने जो किताबें लिखी उसको हम क्या बोलते हैं? यंग एडल्ट, मतलब YA फैंटेसी। उसको पता चल गया कि अभी मेरे जो फैंस थे वो बड़े होने लगे, और जो ये नए बच्चे आ रहे हैं ये तो किताबें नहीं पढ़ी तो PUBG खेलते हैं। तो उसने अपने आप को ढाल दिया कि मैं जॉनर ही चेंज कर देती हूँ। तो वो बच्चों की किताब नहीं लिखती, उसने नाम अपना पेन नेम बदल दिया, उपनाम बदल दिया कि रॉबर्ट गालब्रेथ, और ये सब डिटेक्टिव नॉवेल वो लिखती है, और उसको भी काफ़ी अच्छी सक्सेस उसमें दिखती रहे। शायद उसमें से भी हो सकता है एक आध फिल्म बनेगी बड़ा कोई स्टार लेके, उसके बाद वापस से पूरी सीरीज चल जाएगी। तो ये भी दिखाता है कि आपने टाइम के साथ अपने आप को बदलना चाहिए, ये अहंकार में नहीं रहना चाहिए कि भाई मेरा तो सब हो गया। टाइम के साथ कंटेंट को भी अपडेट करना चाहिए एग्जाम के ट्रेंड के हिसाब से। तो उसी तरह मेंस की आप तैयारी करें तो आपकी मदद के लिए अनअकैडमी है। सिर्फ 9,000 भी नहीं, 999 रुपये के अंदर मेंस की लाइव लेक्चर्स, मटेरियल, मेंस टेस्ट सीरीज विथ इवैल्यूएशन, ये सब आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। डिस्काउंट कोड इज munal.org। और जो लोग, ये तो सिर्फ मेंस का कोर्स है, जो लोग पूरा प्रीलिम्स और मेंस अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 24,999 में GS, प्रीलिम्स, मेंस, टेस्ट सीरीज, लाइव लेक्चर, मटेरियल, डाउट रेजोल्यूशन सब कुछ एम्बेडेड, और हिंदी, इंग्लिश और बायलिंगुअल तीनों बैच मन चाहे तब आप चेंज कर सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं, नेटफ्लिक्स टाइप का है सब। तो ये भी आपके लिए 15 महीने की पूरी ऑफर है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, डिस्काउंट कोड munal.org। आगे बढ़ते हैं। एरोगंस के अंदर कभी कभी राजा
जनाक्रोश को समझ नहीं पाते या उसको नज़रअंदाज करते हैं। रूलर्स इग्नोरिंग द पब्लिक सेंटिमेंट। और उसमें तो कुछ बार ये होता है कि किसी एक आदमी के साथ ऐसी नाइंसाफ़ी या अत्याचार हो जाता है कि पूरा साम्राज्य दहल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका के अंदर रोज़ा पाक नाम की एक महिला बस में बैठना चाहती थी, लेकिन जो भी ड्राइवर कंडक्टर ने मना किया कि ये तो गोरे लोगों का है, तुम पीछे बैठो या कुछ। और उसके बाद जो पूरी आंदोलन चलता है तो सिविल राइट्स मूवमेंट उसमें से निकल के आती है। उसके बाद मार्टिन लूथर किंग जूनियर और बहुत कुछ चलता है, जस्ट बिकॉज ऑफ 1%। उसी तरह ट्यूनीशिया के अंदर एक फल बेचने वाला था, फ्रूट वेंडर, लेकिन ये म्यूनिसिपल ऑफिसर उसको करप्शन में बहुत उससे रिश्वत मांगते थे, उसका सब फल सब्जी फेंक देते थे, लूट लेते थे। परेशान होकर इसने खुद को अग्निदाह दे दिया, सेल्फ इमोलेशन। और उसके बाद इतना जनाक्रोश हो गया कि ट्यूनीशिया में जैस्मिन रेवोल्यूशन और उसके बाद ये जो भी इजिप्ट अरब रीजन में अरब स्प्रिंग हुआ था, ये भी जस्ट बिकॉज ऑफ 1%। ऐसा ही ईरान में हम लोग देखते हैं, महसा अमीनी नाम की एक महिला थी, वो तुमने क्यों ये हिजाब ठीक से नहीं पहना, ऐसा करके वहाँ की मोरालिटी पुलिस ने उसको बहुत टॉर्चर किया और उसकी मृत्यु हो जाती है कस्टडी में। और उसके बाद भी बहुत वहाँ पर आंदोलन हुआ था। भारत के अंदर भी हम याद करें निर्भया गैंग रेप 2012 में, और उसके बाद जो जितना आक्रोश फैला तो इंडियन पिनल कोड के अंदर कुछ चेंजेस किए गए, गैंग रेप के लिए मृत्युदंड वगैरह कुछ बातें आई थी। तो ब्रूटालिटी ऑन 1% इट स्पार्क्स मैसिव मास प्रोटेस्ट्स। उसी तरह कभी कभी अहंकार में कुछ राजा या शासक किसी एक व्यक्ति का डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं, अपमान कर देते हैं, और वो पूरे साम्राज्य को हिला देता है। एंशियंट इंडिया के अंदर ये धननंद या नंद डायनेस्टी थी, उसने चाणक्य या कौटिल्य को अपमानित किया, और उसके बाद वो जो भी चंद्रगुप्त मौर्य को पूरा ट्रेनिंग, मेंटरिंग, ग्रूमिंग देकर इसका पूरा साम्राज्य हटा देते। या गांधी जी जो साउथ अफ्रीका गए थे वकालत की प्रैक्टिस के लिए, और प्रिटोरिया ट्रेन से जा रहे थे और वहाँ पर फर्स्ट क्लास टिकट होने के बाद भी ट्रेन में धक्का मार के निकाल दिया, जलील किया कि इधर तुम लोग नहीं बैठ सकते, तो उन्होंने भी पूरा वो साम्राज्य हिला दिया। या कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने, औरंगजेब ने उनको अपने कोर्ट में बुलाया था, दरबार में बुलाया, लेकिन उधर अपमानित किया, तो फिर उन्होंने भी सामने कितनी सबटक कर दी। ये आप वीडियो देखिए, जो भारत एक खोज नाम की पूरी सीरीज आती थी। सूबाए दक्कन से सरदार शिवाजी। राजा साहब, नजराना पेश कीजिए। हमें कहाँ खड़ा किया गया है? 5000 मनसबदारों में। 5000 की मनसबदारी तो इस बच्चे संभाजी को दी गई है। ये हमारे सामने कौन खड़ा है? राजा जसवंत सिंह। ये भगोड़ा जो हमारी फौज को अपनी पीठ दिखा चुका है। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम जा रहे हैं। राजा साहब, राजा साहब, राजा साहब, राजा साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? राम सिंह, तुम अपने बादशाह से जाके पूछो कि वो क्यों हमें जलील कर रहा है। हम जब से आए हैं हमारा अपमान किया जा रहा है। हमारे स्वागत को कौन भेजा जाता है? एक मुंशी। हमें पंचहजारी में खड़ा किया जाता है जसवंत सिंह के पीछे। हमें सिर्फ सरदार कहा जाता है। कहां के सरदार? हम स्वतंत्र सार्वभौम राजा हैं, किसी के झंडा बरदार नहीं। राजा साहब, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। क्या कर लेगा तुम्हारा बादशाह? हमारा सर उड़ा देगा, यही ना? हमें इसकी परवाह नहीं। राजा साहब, हमारा अनुरोध है, आप चलिए। हम तो चाकरी करने नहीं आए हैं। हम नहीं जाएंगे। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ के अंदर कई बार जो राजा आइवरी टावर में बैठे हैं और जनता के ऊपर इतने ज़्यादा टैक्स लगा देते हैं, इकोनॉमिक हार्डशिप, गरीबी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, भूखमरी है, लेकिन उनको कुछ पता नहीं है, तो भी जो आंदोलन हो जाते हैं और पूरा सत्ता पलट हो जाए। जैसे अमेरिकन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस क्यों हुआ? क्योंकि जो ब्रिटिश राजाओं ने
अमेरिका के अंदर जो कॉलोनी बनाई थी उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते थे, कुछ मदद नहीं करते थे, तो वो भी अल्टीमेटली रूट कॉज तो वही था, हाई टैक्सेस। या जो फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ उसके पीछे भी टैक्स ज़्यादा थे, इकोनॉमिक हार्डशिप थी। या रशिया में जो क्रांति हुई लेनिन वगैरह की, उसमें भी कारण तो एक यही था, इकोनॉमिक हार्डशिप। भारत के अंदर भी इतिहास आप देखो, चंपारण में क्यों सब सत्याग्रह करना पड़ा, इंडिगो वाली जो इकोनॉमिक हार्डशिप ही थी। या दांडी मार्च क्यों करनी पड़ी, नमक का वो टैक्स लगाते थे। तो ये भी एक हिस्ट्री रिपीट्स। उसमें राजा अगर सबक लेते, एडम स्मिथ जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है उसने भी बोला कि टैक्स बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए वरना पब्लिक धमाल करेगी। खैर, ये वर्ल्ड हिस्ट्री को आपको आसानी से समझना है तो तमिलनाडु की क्लास 12 की किताब, वो शुरुआत में तो फ्रीडम स्ट्रगल है, लास्ट वाले के अंदर ये दिया है, आप उसे देखना। और इतनी आसान भाषा में इतने सारे फोटोग्राफ्स के साथ समझाया है कि आप खुद से भी देख सकते हैं, वीडियो भी नहीं देखना पड़े। मॉडर्न टाइम में आते हैं कि कैसे ये जो इकोनॉमिक हार्डशिप और पब्लिक आउटरीच को नज़रअंदाज किया जाए या ऑपोजिशन पार्टी को नज़रअंदाज किया गया है, तो चुनाव में भी अपेक्षा से विपरीत परिणाम आए हैं। अनएक्सपेक्टेड इलेक्शन रिजल्ट्स इन 2024, ना सिर्फ भारत के अंदर, साउथ अफ्रीका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, या तो रूलिंग पार्टी को जितनी अपेक्षा थी उतनी बड़ी मेजोरिटी नहीं आई, या कुछ जगह तो जीत भी नहीं पाए। और आप देखो कि ये सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है, एक खंड तक सीमित नहीं है, 3 खंडों तक, एशिया भी, यूरोप भी, अफ्रीका भी, अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट सेम थिंग इज हैपनिंग। तो पैरेलल हिस्ट्री रिपीट हो रही है। इसके अंदर अब भारत का एग्जाम्पल में ज़्यादा बोल नहीं सकते, अपने को एग्जाम में लिखना है, लेकिन ब्रिटेन का तो एग्जाम्पल साइड कर ही सकते हैं कि कहाँ कैसे वहाँ पर जो कंजर्वेटिव पार्टी थी ऋषि सुनक वाली, 14 साल के बाद उनका सब डिफीट हो गया और सामने लेबर पार्टी उसका जो भी 400 पार हो गया। केयर स्टारमर नाम का जो नया आदमी है वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। इसका क्या कारण था? ये कंजर्वेटिव पार्टी, वो जनता में जो नाराज़गी थी, आक्रोश था इकोनॉमिक हार्डशिप के चलते, खासकर वहाँ पर ये जो हेल्थ केयर सर्विसेज और बाकी बहुत कुछ प्राइवेटाइज कर दिया और सब कुछ बहुत महंगा है, महंगाई बढ़ रही है, इलीगल इमिग्रेंट्स की प्रॉब्लम है, उसको वो एड्रेस नहीं कर पा रहे थे। खैर, ये पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस में बहुत सारे आयाम होते हैं जिसके बारे में अगर हम बड़े लोगों से कुछ सुने तो अपने जवाब को निखारने में और मदद मिलती है। और इसी के लिए अनअकैडमी ने यूपीएससी समिट का आयोजन किया है, जहाँ पर 20-21 जुलाई को ऑनलाइन माध्यम से मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, अन्नामलाई जी जो कि पहले आईपीएस ऑफिसर थे फिर पॉलिटिक्स में आए, और भी बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं और अलग अलग गवर्नेंस और एथिक्स और लीडरशिप के बारे में अपनी बातें रखेंगे, जिसको आप ज़रूर से सुनिए। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, वो फ्री में है। आगे बढ़ते हैं एरोगेंस में। नॉट रिस्पेक्टिंग ज्योग्राफी, भूगोल का सम्मान नहीं करना और उसके चलते तकलीफ हो जाए। फॉर एग्जांपल, ये मोहम्मद बिन तगलक, उसको लगा दिल्ली से बैठ के मैं ये साउथ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसने क्या सोचा कि मैं उधर अपनी राजधानी को शिफ्ट कर देता हूँ, जो भी दौलताबाद ले गया। और फिर तकलीफ ये आई कि ना दौलताबाद से नॉर्थ कंट्रोल हो रहा है और साउथ में तो वैसे भी वांदे हो गए उसके। अब इससे अगर औरंगजेब सबक लेता, और सबक ये लेता कि भाई अपने को बहुत फैलाना नहीं, अपना साम्राज्य खुश रहते हैं इस साइड पे, वो नहीं समझा और डेक्कन के अंदर वो एक्सपांड करने की कोशिश करता, और वो भी डायरेक्ट रूल से। ऐसा नहीं कि वहाँ के किसी छोटे जो भी नवाब है उसको या आप क्षत्रप दे दो और वासल स्टेट बना दो, ऐसा भी नहीं, मैं खुद जाऊँगा। और वो डेक्कन के अंदर 1682 से 1707 जब तक उसकी मृत्यु हुई तब तक वो उधर ही रहा, जिसमें उसके आदमी मरे, पैसा गया, ट्रूप्स गए, और फिर भी पक्की सफलता आप बोल नहीं सकते। कहा जाता है कि ये उसका अल्सर था। सो दैट वाज अ प्रॉब्लम। मुगलों ने भूगोल का मतलब वो सम्मान नहीं किया, जो भी कि वहाँ पर ये विंध्य या सातपुड़ा रेंज के उस तरफ ये इश्यूज हैं, सो वी शुड डू दिस दिस दिस, वो उन्होंने समझा नहीं इतिहास। मोहम्मद बिन तगलक से समझने की ज़रूरत थी। उसी प्रकार से चाहे आसाम या अहोम साम्राज्य के खिलाफ लड़ना हो या डेक्कन में मराठास के खिलाफ लड़ना हो, तो वो सब आप समझो जमीन विस्तार कैसा है, उबड़ खाबड़ पहाड़ी प्रदेश, नदियाँ हैं, जंगल हैं। तो मैदानी प्रदेश है नहीं कि जहाँ बड़ी बड़ी तोप और बड़ा बड़ा सैन्य लेके जाएं, सामने गुरिल्ला वॉरफेयर किया जाता है। बट दे डिड नॉट अडेप्ट और इवॉल्व द फाइटिंग टैक्टिक्स एज पर द ज्योग्राफी और टेरेन, इसलिए डेक्कन में भी जमे नहीं, आसाम में भी नहीं जमे। तो ये भी एक प्रकार से अहंकार या लेजीनेस की वो सीख नहीं रहे थे। जैसे औरंगजेब के लिए डेक्कन एक अल्सर हो गया, उसी तरह नेपोलियन के बारे में कहा जाता है कि स्पेन उसके लिए एक अल्सर हो गया। और नेपोलियन का उससे भी बड़ा अल्सर या हार्ट अटैक या ब्लड प्रेशर ही कह दो, वो तो हुआ था रशिया। अब यहाँ पर भी आप देखिए कि पहले नेपोलियन ने रशिया में अटैक किया
1812 में, और वो फेल हुआ क्योंकि वहाँ बहुत सर्दी पड़ती है, सप्लाई लाइन स्ट्रेच हो गया इसका। एक फ़ोटो है जिसके अंदर ये उसके सैनिक घोड़ा मार के उसका मांस खा के जिंदा रहने की कोशिश करें, पर अपना ही घोड़ा मार दिया, तभी चल के वापस कैसे जाओगे इतनी लंबी यात्रा में, तो फिर भी मरना तो था ही। अब इस इतिहास से अगर हिटलर सीख लेता तो हिटलर ने भी अटैक नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो भी टेस्ट में आके उसने ऑपरेशन बारबरोसा लॉन्च किया 1941 में। रशिया में अटैक तो कर दिया, लेकिन घुस तो के अपन वापस नहीं आ पाए क्योंकि ये वही बहुत सर्दी पड़ती थी और सप्लाई लाइन स्ट्रेच हो गया। तो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, या नॉट लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री कैन हैव डायर कॉन्सिक्वेंसेस, इसके ये उदाहरण है। आगे बढ़े, अमेरिका। आप अमेरिका का इतिहास देखो तो जब भी वो किसी फॉरेन टेरिटरी पे अपनी ट्रूप्स भेजता है तो लंबे टाइम तक उसको ऑक्यूपाई नहीं रख सकता और फिर उसको फेल होके वापस आना पड़ता है। चाहे वियतनाम में उसने अपनी सेना भेजी 55 में, तो 75 में उनको वापस ही आना पड़ा, और फिर भी कोई सक्सेसिव विक्ट्री या डिसाइसिव विक्ट्री तो है नहीं, हार के ही आए एक प्रकार से। इराक में भी सद्दाम हुसैन के खिलाफ गए थे, फिर कुछ पपेट रिजिम इंस्टॉल किया, फिर वापस आए, पर वो भी देश तो जो उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कम नहीं हो पाए। अफगानिस्तान पे अटैक किया, ये जो 9/11 के वर्ल्ड टावर के अटैक के बाद, तो 2001 से लेके 21 तक रहे, फिर वापस आए, और 21 में वापस आए तो बहुत सारे हथियार और सब कुछ छोड़ दिया, और पूरा देश तो तालिबान के हाथ में ही आ गया जो पहले भी था। तो डिफ़िकल्ट फॉर देम टू होल्ड द फॉरेन टेरिटरी, पर वो उसमें से सबक नहीं लिया। ऐसा ही है अफगानिस्तान के बारे में कि अफगानिस्तान में जब भी फॉरेन इन्वेडर आते हैं तो वो उसको लंबे टाइम तक ऑक्यूपाई नहीं रख पाते। ये चीज़ अंग्रेज़ों को भी पता चली एंग्लो अफगान वॉर्स के बाद, सोवियट्स को भी पता चली 79 से 89 के दौरान, उन्होंने पूरा उसको कैप्चर किया कि आगे हमको समंदर का एक्सेस मिले। एक रैम्बो 3 मूवी भी बनी थी, उसके अंदर अमेरिकन फिल्म मेकर ने खुद ही ये बताया कि भाई ये एरिया को ऐसा रशियन लंबा कैप्चर नहीं कर पाएगा जो भी तालिबान या इधर लोगों की ये पूरी स्ट्रेटेजी इस प्रकार से काम करती। एंड इंटरेस्टिंगली वापस से अमेरिका वाले फिर से उधर जाते हैं तो लंबे टाइम तक ऑक्यूपाई रह जाते हैं, और फिर वापस आते हैं तो हथियार तो उधर ही छोड़ दिए और वापस भी तालिबान ही आ गया। तो ये जो भी 20-30 स्लाइड के अंदर हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए, एरोगेंस या हिस्ट्री से ना सीखना, आलस्य रखना, इनोवेशन ना करना, राइवल्स को कम आंकना, जो भी इसके आगे पीछे पूछे आप रिसाइकल करके लिख सकते हैं। इस सीरीज़ में मैं और भी वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ जिसमें आगे बात करेंगे लीडरशिप और सेल्फ एस्टीम के कुछ उदाहरण, सक्सेस फेलियर के, कंपैशन वर्सेस क्रूअल्टी, कम्युनिकेशन। कुछ बार इरादा नेक हो लेकिन कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी फेल हो जाए और उसके चलते पूरा क्या रायता फैलता है, उसके उसी प्रकार इकोनॉमी और ट्रेड में जो समझ लेनी है, एजुकेशन और ट्रेनिंग के अंदर ऐसे कुछ एग्जाम्पल। एक आपको हिंट दे दूँ, आप कहें इसमें क्या ही नया तुम बता दोगे। फॉर एग्जाम्पल ट्रेनिंग में ऐसा है कि अंग्रेज़ों ने कैसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या कलेक्टर की प्री सर्विस ट्रेनिंग का पूरा इंतज़ाम किया था ताकि उसको स्थानिक भाषा और कानून और सब समझ रहे, ताकि आयन ग्रिप्स डिस्ट्रिक्ट के ऊपर बनी रहे। तो ट्रेनिंग का महत्व है। लीडरशिप की हम बात करें, नेल्सन मंडेला, तो अफ्रीका में उनकी जब सरकार बनी तो उन्होंने सब गोरे ऑफिसर्स को, वाइट ऑफिसर्स को नहीं निकाल दिया, क्योंकि जो थर्मल पावर प्लांट वगैरह चलाने के लिए जैसा एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट आदमी चाहिए उनके पास नहीं थे, अफ्रीकन जो अपने उनके लोग होंगे, तो इसलिए दे अलाउड टू कंटिन्यू दी वाइट ऑफिसर्स। लेकिन जो भी जिम्बाब्वे में रॉबर्ट मुगाबे आया, उसके बारे में कहा जाता है कि उसने सभी गोरों को हटा के अपने जो कबीले के लोग थे उन्हीं को बिठा दिया, भले उनके पास एजुकेशन एक्सपीरियंस ना हो। और उसके बाद इतना करप्शन हुआ, इतना सब मिसमैनेजमेंट हुआ, संसाधनों का उत्पादन कम हो गया। तो जिम्बाब्वे आप जानते हैं हाइपर इन्फ्लेशन के लिए नोटोरियस है और आज भी नोटोरियस है। खैर वो सब भी चर्चा करेंगे आने वाले एपिसोड्स में। एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें मैं सोच रहा हूँ एक तो वीकली करंट अफेयर्स फॉर मेंस एक तो वीडियो बनाया, बाकी नेक्स्ट वीक में मैं बनाता हूँ। और भी कुछ बनाए हैं, निबंध लिखने के लिए कौन सी किताबें पढ़े उसका भी एक वीडियो है। पैरेलली चंद्रमौली सर भी अपने तरफ से कुछ कुछ वीडियो और पूरी मैराथन सीरीज़ चला रहे हैं, वो सब आप देख सकते हैं। तो ये प्लेलिस्ट है, नीचे दिया होगा, उसको आप देखिएगा। समिट भी हो रहा है 20 और 21 जुलाई को, उसको आप अटेंड करिए। ये सब फ्री में मटेरियल डाउनलोड करिए, प्रीलिम मेंस और इंडिया ईयरबुक की सब टॉपिक वाइज दिया है। 2025 की आप तैयारी करें, प्रीलिम्स और मेंस का 15 महीने का एग्जॉस्टिव कोर्स, लाइव लेक्चर्स, निबंध, सीसेट, मेंस आंसर राइटिंग, डाउट रेजोल्यूशन, मटेरियल, हैंडआउट, सब कुछ आपको मिले 24,999 विद द कोड muna.org। और मेंस की ही सिर्फ आप तैयारी करें तो उसका तो 999 का कोर्स अभी चल ही रहा है, तो उसको भी आप ज्वाइन करें। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लेट्स क्रैक इट।